अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। बानी तहरीक इंसाफ पटियाला जेल में कैद है, जबकि जेल से बाहर क़यादत अजीब मखमसे का शिकार है। आए रोज़ नई उम्मीदें लगाई जाती हैं, नए ख्वाब दिखाए जाते, नए बयानिए बनाए जाते हैं, मगर हर बार उम्मीदें टूट जाती हैं, शिकस्ता ख्वाब बिखर जाते हैं, बयानिए भी दम तोड़ जाते हैं। अमरीकी साजिश से शुरू होने वाला बयानिया अब आईनी तरमीम की मुखालिफत तक पहुँच सका है। मौलाना फजलुर रहमान की मुसलसल मुखालिफत के बाद अब तहरीक इंसाफ ने उम्मीदें ही मौलाना से वाबस्ता कर ली हैं, मगर आज ही मौलाना ने भी लाल झंडी दिखाकर उम्मीद जाहिर कर दी है कि अब आईनी तरमीम पर खुशखबरी मिल जाएगी। साहब अपने स्टांस पे खड़े हैं। मौलाना साहब का स्टांस एक तारीखी अहमियत का है, कौम उनकी शुक्रगुजार रहेगी। आप देखेंगे कि जो तबाही होने जा रही थी वो नहीं हो पाएगी। इंशाअल्लाह हमारा आइन बहाल रहेगा। अभी तक तो हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें वाबस्ता की। इसे यकीन था कि हुकूमत का रास्ता रोकने में मौलाना फजलुर रहमान का साथ दे सकते हैं, मगर अब ये उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से उम्मीदें वाबस्ता नहीं की गई, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी, सजा, अटक जेल से अडयाला जेल तक हर रोज आवाम को एक नया बयानिया, एक नई उम्मीद और रोज एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में है तो वकीला की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, साथ ही साथ हुकूमत मुखालिफ बयानियों के जरिए कारकुनान को नई उम्मीदें भी दिलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा था कि अदम एतमाद के फौरी बाद इलेक्शन करवाए जाएं ताकि नई हुकूमत नए मैंडेट के जरिए इक्तदार में आए और पॉलिसियां दे, लेकिन 2 साल तक तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम हुआ और ना ही मुल्क में आम इंतखाबात हो सके। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए बयानिया बनाया कि अगर इन्हें हुकूमत न मिली तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इसके लिए IMF को खुतूत भी लिखे गए, लेकिन हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान को IMF का पैकेज मिला, डॉलर का रेट बेहतर हुआ, स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड कायम किए। यही नहीं बल्कि रवा माली साल में तरसीलात ज़र में भी इजाफा देखा गया। पाकिस्तानियों ने 3 माह में IMF के 3 साला प्रोग्राम से जायद रकम भेज दी। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हो गया। तहरीक इंसाफ ने माशी बदहाली को बुनियाद बनाकर बयानिया बनाया कि सिविल वॉर का खतरा बढ़ जाएगा, एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। अदालतों से जलसों की इजाजत भी ली। एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी में एक बड़ा रैला भी डी चौक की जानिब बढ़ा, लेकिन ये रैला भी 26 नवंबर चुंगी से आगे नहीं बढ़ सका। पंजाब में PTI वर्कर्स एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेलों में जाते हैं। बाज वर्कर्स की जमानतें हो जाती हैं, मगर बाज को पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन क़यादत है कि बबांगे दोहल ऐलान करती है कि वो गिरफ्तारी की खौफ की वजह से एहतजाज में नहीं जाती। इस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी का सेशन चल रहा है जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से हमारा जो है वो बयान किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर कोई आग लगा के फिरे, ये किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना वक्त ये देती हैं। एक फस्तायत का माहौल है। लॉयर्स मूवमेंट हमने 1.5 साल चलाई, मेरे खिलाफ एक FIR नहीं कटी। आज सिर्फ बात करने पे 7-8 FIR 2 दिनों में मेरे ऊपर कट चुकी हैं। इस नाकामी के बाद कारकुन क़यादत से मायूस हो चुका है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बानी चेयरमैन की सेहत को बुनियाद बनाकर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत सोशल मीडिया पर दावे कर रही है कि बानी PTI को जेल में जहर दिया जा सकता है। साहब के बारे में मिल रही है, हमें इसके ऊपर तशवीश है और हम मुतालिबा करते हैं। ये उमर अयूब साहब ने तो कहा कि उसकी बहन में समझता हूँ कि हमारी लीगल जो उसके लॉयर्स हैं उनको इमरान खान से इमीडिएटली मुलाकात का मौका दिया जाए। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि हमारी इस्तदा है कि बहन और एक डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाए। अफवाहें हैं कि बानी PTI को जेल में कुछ हो गया। इमरान खान आम आदमी नहीं बल्कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर।
उन्होंने मुतालबा किया कि इंसानी बुनियादों पर सिर्फ बहन और एक डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नए बयानिए पर सवाल पैदा होता है कि क्या माजी के बयानियों की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन की सेहत के हवाले से नया बयानिया दिया है। सवाल यह है कि पीटीआई के माजी में बयानिए नाकाम क्यों हुए। सवाल तो यह भी है कि 2 साल में 2 दर्जन से जायद बयानिए पर असर क्यों साबित ना हो सके। क्या जेल से बाहर मौजूद पीटीआई पार्टी क़यादत कारकुनान को इंगेज करने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा जनाब बैरिस्टर अकील साहब ने। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पंजोता साहब, सवाल पहले आपसे करूंगा। तहरीक इंसाफ को मौलाना से काफी उम्मीदें थी कि वो ये आईनी तरमीम पास नहीं होने देंगे, अब वो हुकूमत के साथ इंगेज हो गए हैं। क्या इस बात का एहतमाल है कि आपकी ये उम्मीद भी दम तोड़ जाएगी और हुकूमत जो करना चाहती है कामयाब हो जाएगी? सलमान भाई, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी अगर इस बात को एंडोर्स करता है, कोई भी ये कहता है कि इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगा, तो बिल्कुल खुद सियासत जो है वो बिल्कुल दलदल में धकेलेगा। नंबर 2 बात यह है कि जहां मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब ने बिल्कुल इनको मुकम्मल तौर पर एंडोर्समेंट नहीं की। यहाँ उन्होंने अपनी तजवीज़ जो है या तजवीज़ात उन्होंने पेश की हैं, उसके मुताबिक वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये तो सामने आएगा कि वो किस हद तक चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, ये क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। नंबर 3 बात ये रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है। कोई भी ऐसा कानून, कोई तरमीम, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान के आइन के दिबाचे के खिलाफ होगी, आवाम की मंशा के खिलाफ होगी, अदलिया के ऊपर हमले के ऊपर होगी, या कोई ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगी, वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हमारा पहले दिन भी यही नहीं, लेकिन रोक तो नहीं पाएंगे सर अब आप इसको, और अगर रोक नहीं पाएंगे तो उसका नुकसान भी आपको बराह रास्त होगा। और मौलाना फ्लिप कर गए अगर, तो फिर आपके हाथ में क्या है? नहीं, देखें, बात यह है कि मौलाना साहब जो हैं वो अगर स्किप करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त तक मौलाना साहब की कोई इस तरह का स्किप आया है कि कोई वो स्किप कर गए या उस तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल इस तरह से कोई खबर नहीं है कि वो ये तरमीम लेकर आ रहे हैं, इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल मेरा ये है सर कि जो आईनी मुसव्वदा है, ये आतमी मुसव्वदा है क्या इस आईनी तरमीम का? कुछ इसके बारे में बता सकेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। बिल्कुल हमारा जो बेसिक एक वर्किंग ड्राफ्ट था, और डे 1 से हम यही कह रहे हैं कि उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, और वो 3-4 पॉइंट्स ये थे। सबसे पहले तो आईनी अदालत का क़याम, जो फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, वो इसी के साथ जो है JCP जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी री-फॉर्मेशन के हवाले से, और पार्लियामेंटेरियंस का या पार्लियामेंट्री कमेटी का एक मीनिंगफुल रोल, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से, और इसके साथ जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है वो भी इसमें ज़ाहिरी बात है कि एक एलिमेंट था और अभी भी है, लेकिन विद दी अप्रूवल एंड विद द परमिशन ऑफ JCP, और JCP ही उन जजेस को ट्रांसफ़र करेगी। हम सियासतदानों का या एज पॉलिटिशियंस या एज गवर्नमेंट कोई काम नहीं है किसी जज को कहीं भी ट्रांसफ़र करने का। ये काम बिल्कुल JCP का है और वही करे, और यही हमारी प्रपोजल थी। तो ये 3-4 पॉइंट थे। इसी के हवाले से है कि जो लीगल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इसके हवाले से हमने इस निज़ाम अदल में बेहतरी लेके आनी है, और ताकि आम जो आदमी है, आम कॉमन सिटीज़न है, उसको तक जो इंसाफ की फरामी और जो रसाई है उसको यकीनी बनाया जा सके, और उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ठीक, लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए, आप अवामी नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो फैसले होते हैं जो आवाम के लिए की जाते हैं और फिर उनको आवाम के सामने ट्रांसपेरेंटली रखा भी जाता है। क्या वजह है कि इस मुसव्वदे को जो आपकी तरफ से है उसको इतना सीक्रेसी में रखा गया है? ये बात तो मौलाना ने भी की थी कि आखिर इसमें इतनी एम्बिग्यूटी, इतनी सीक्रेसी क्यों है? पीपल्स पार्टी ने तो दिखा दिया, मौलाना का भी अपने ज़हन है कुछ इस हवाले से। आपकी तरफ से इस पे इतनी खामोशी है, इसको इतना खुफिया क्यों रखा गया है? आवाम के लिए तो फिर आवाम को दिखा दें। अली हैदर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और बिल्कुल हमने किसी से नहीं छुपाया। जितने भी उस स्पेशल कमेटी के मेंबर्स हैं उन सबके सामने रखा है, उनके सबके सामने था। जब इनिशियल डिस्कशन, आपको याद होगा 13-14 सितंबर की डेट थी, आज से 1 माह पहले, जब सेशन भी कॉल हुआ था, तो उस कमेटी में तमाम तर, क्योंकि असल स्टेक होल्डर्स कौन है, अवाम के नुमाइंदे हैं जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं, तो ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं या पार्लिमानी लीडर्स हैं, ये तमाम तर उस कमेटी का हिस्सा हैं। असल स्टेक होल्डर्स वो हैं, असल स्टेक होल्डर्स
सिविल सोसाइटी है और बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स हैं। लॉ मिनिस्टर साहब ने एक 4.5 घंटे की ब्रीफिंग जो है वो तमाम तर वकला बॉडीज़ को, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनको दी है और उनकी गुजारिशात भी पाकिस्तान बार काउंसिल के थ्रू आ चुकी हैं। वो मसवदा हमने उनसे भी शेयर किया था और कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो है नहीं। आईनी तरमीम कौन सी सीक्रेसी में की जा सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बिल्कुल ये शेयर किया है और अभी भी नहीं, मतलब कई टाइम से हमने शेयर किया हुआ है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये गाए बगाए आती रही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये कहा जाता है कि शायद ये वो मसला, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम ये है जनरली जो मार्केट में 3-4 मुख्तलिफ किस्म के मसवदे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। हमारा मसवदा एक ही है और हमने उस पर बिल्कुल, लेकिन अगर आपका सामने आ जाता तो फिर ये मार्केट में गर्दिश ना करते इतने मुसवदे। वो पता नहीं किसने बनाए और कैसे बनाए। मेरे लिए ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है कि जिसने जैसे जो समझा वो मार्केट में डिसेमिनेट करता रहा। हमारा मसवदा अगर देखें, मैं अभी भी आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ, ये 3-4 सेलिएंट इसके पॉइंट्स हैं, इसी पे डिस्कशन है, यही बेसिस थी उस डिस्कशन की। और आज की जो कमेटी की मीटिंग हुई है वो भी इसी हवाले से थी और काफ़ी थ्रेडबेयर और डिटेल डिस्कशन हुई है आज की भी मीटिंग में। और वो मीटिंग कल पे गई है और कल इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ उसमें कोई ना कोई हतमी नतीजा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे किसी को एतराज़ नहीं है। उसकी निटी ग्रिटीज के ऊपर, उसके अपॉइंटमेंट के तरीके के ऊपर सेर हासिल बहस और गुफ्तगू हुई भी है और आगे भी हो सकती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन प्रिंसिपल किसी को ये इशू नहीं है कि आईनी अदालत की फॉर्मेशन के हवाले से। बैरिस्टर साहब, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि एक बहन अगर भाई से मिलना चाहती है तो इसमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट है सर? इस आखिर हुकूमत को इस पे क्या एतराज है सर? इस पे कोई एतराज़ नहीं है। हमने भी ये तमाम तर, आपने भी शायद सोशल मीडिया पे राउंड्स देखे होंगे कि उस वक्त की हुकूमत ने जो हमारे साथ किया, हम तो ये नहीं चाहते कि इनके साथ ऐसा किया जाए, लेकिन एक सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी सूरत हाल ज़रूर है। ये तो डेरेदारियों में बिलीव करते हैं अली हैदर साहब, और जिस तरह की डेरेदारियाँ इन्होंने वहाँ पे, कभी वकला की कौन सी टीम्स जा रही हैं, कभी पार्टी के लोग जा रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या। एक सिचुएशन थी, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे थे, अभी सऊदी डेलीगेशन है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को किसी भी ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़े। अब एससीओ आ रहा है, कोई हफ्ता 10 दिन मुलाकात ना हो तो कोई इससे क़यामत तो नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या क़यामत आ जाएगी? इसका एससीओ समिट से क्या ताल्लुक है? कोई भी नहीं होगी। देखें, एक सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से है, सिक्योरिटी सिचुएशन एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमने देखा कि यहाँ पे कई ऐसे अफगान बाशिंदे भी आके इस पार्टी की एहतजाज में शामिल हुए और उनको लेके आया गया। और यहाँ पे उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह की सिचुएशन इरप्ट हुई और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन ये बात जरूर है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये जरूर कहूंगा कि मुलाकात में कोई कतल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पे कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी ब्रीफिंग है? क्योंकि मैं एज अ लेमैन शायद समझ नहीं पा रहा हूं कि एक बहन कहती है मैंने अपने भाई से जेल में जाके मिलना है, उसका इस पूरे सिनारियो से जहां पे कुछ अफगान भी घुस गए, आपने पकड़ लिया, वेरी गुड, उस सब का इससे क्या ताल्लुक है? वो कुछ हजम नहीं हो पा रहा सर। नहीं, मैं वो भी, उस पर भी आपको गुजारिश कर देता हूं कि सिर्फ वो बानी पीटीआई या इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है, वो तमाम तर उन प्रिजनर्स पे है जो अभी ज़ेर हिरासत हैं या ज़ेर कैद हैं या उनकी अपनी वो कैद काट रहे हैं अडियाला जेल के प्रेमिसेस में। तो खाली उनको स्पेसिफिकली सिंगल आउट नहीं किया गया। यहाँ पे बिल्कुल एक इस हवाले से ये है कि वहाँ पे जाके, क्योंकि अब आपके सामने है, ये कह रहे हैं कि अगला जो हमारा हदफ होगा वो अडियाला जेल होगी, तो इस वजह से मना किया हुआ है ताकि वहाँ पे जाके कोई ऐसा शोर शराबा और जो ये करते हैं, जिस एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाते हैं, वहाँ पे जाके कोई ऐसी सिचुएशन, और वहाँ पे तो क्योंकि इतने हार्डेंड क्रिमिनल और प्रिजनर्स भी हैं जो वहाँ पे अपनी सजा कर रहे हैं, तो वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से कोई ऐसी जानी मैं फिर और एक मारामारी सिचुएशन शुरू हो जाए, फिर एक बड़ा। मैं इस पे आता हूँ पंजोता साहब, सिचुएशन के बारे में वो तो कह रहे हैं कि आपको सिंगल आउट नहीं किया गया सर, फिर क्यों परेशान होते हैं आप? परेशान हो जाते हैं गलेबन पीटीआई वाले बहुत जल्दी। वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। पंजोता साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने आपको सिंगल आउट नहीं किया, पीटीआई वाले सब पे पाबंदी है, सब प्रिजनर्स पे पाबंदी है, आपको सिंगल आउट नहीं किया, बस आप परेशान हो जाते हैं जरा जल्दी। देखिए, बात ये है कि हैदर भाई, ये पहले भी इनको यही मसला है, कभी खुद पाबंदी लगा कर कहते हैं सिक्योरिटी का मामला है, और जब हम इधर आवाज उठाते हैं वो सिक्योरिटी भी दूर हो जाती है।
सबसे पहली बात आपको याद होगी कि जिस तरह हम बारह इस्तदा करते रहे कि ये ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाए, और इन्होंने नहीं किया कि सिक्योरिटी मामलात हैं और हम हिफाजत नहीं कर सकते। अगर एक कैदी की आप हिफाजत नहीं कर सकते तो इस मुल्क की आपने क्या हिफाजत करनी है। बंद कमरे के अंदर ट्रायल किया गया, मकसद सिर्फ उस वक्त भी ये था कि एक ऐसे कमरे के अंदर अपनी मर्जी का ट्रायल चलाकर सजा दी जाए ताकि मीडिया की भी एक्सेस ना हो। अब मीडिया वाले वहां जाते हैं लेकिन वो 500 फुट दूर बैठते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता कि प्रोसीडिंग क्या चल रही है। इसी तरह से यहाँ पहले ये भी सिक्योरिटी का एक बहाना बनाया जा रहा है। मकसद सिर्फ इनका ये था कि खान साहब से मुलाकात वकला की, फैमिली की ना हो सके, ताकि खान साहब की तरफ से फिर कोई एहतजाज वाला मामला, कोई डायरेक्शन जो है वो बाहर ना आ सकें। और एक जो बहाना बनाया गया जी कि वो एक जो है वो शंघाई जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो वो उस सिलसिले को देखते हुए जनाब हम सिक्योरिटी के मामला दो शहरों के दरमियान ये हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ उस वजह से ये सारा किया गया और उसी वजह से इंतजार हुसैन पंजुथा एडवोकेट हाई कोर्ट जो मेरे भाई हैं बड़े, उनकी उसी वजह से अगवा किए हुए आज तीसरा दिन हो गया है और पुलिस लॉलीपॉप अलग दे रही है, अदालत बेबस नजर आ रही है, नहीं किसी जगह पर पेश किया गया। एक मैं इसी पॉइंट को जरा बैरिस्टर साहब, ये पंजोता साहब के बड़े भाई कहाँ गए सर, कुछ मालूम है सर गवर्नमेंट को? मैं सबसे पहले तो इसको ये मैं बताता हूं आपको कि मैं इसको जितनी इंतहा की मजम्मत की जाए वो कम है और हाईली कंडेमेबल है। अगर एक लॉयर को, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं तो इस चीज का लेकिन सर वो कहते हैं ना कि मजम्मत ना करनी है सर, मैं उस पर भी आ रहा हूं। नहीं सर, मजम्मत ना करनी है तो उसी बंदा लबना है सर। नहीं अली हैदर साहब, मैं बिल्कुल उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और किसी सिटीजन को, किसी पाकिस्तानी शहरी को जो है, खा वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखता हो, उसको बिल्कुल गायब नहीं होना चाहिए। उसको बिल्कुल किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि उनको विदाउट एनी लॉफुल या लीगल रीजन उसको अरेस्ट करें या उसको इस तरह डिसअपीयरेंस वाले चक्कर में आ जाए। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक अथॉरिटीज, अब नोटिस हुआ है जी, मैं उसी पे अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की ना तो वो कस्टडी में है ना गवर्नमेंट के पास हैं, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि गवर्नमेंट के पास फिल वक्त तक मेरी जो इतलात हैं गवर्नमेंट के पास वो मौजूद नहीं है। चले पंजोता साहब इस पे कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? नहीं है और किसी केस में वो नहीं है। पंजोता साहब आप कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं सर? पंजोता साहब, देखिए अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है तो आप राब्ता करें ना एजेंसियों से, क्योंकि वो एजेंसियों के पास है। पहले भी एजेंसियां उठाती हैं, लोगों को अगवा करती हैं, उन पर तशद्दुद करती हैं, सारा कुछ करती हैं। आप करें ना राब्ता उधर, आप क्यों नहीं करें? क्या वो आपके अंडर नहीं है? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और DIG साहब जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि हम कैमरे चेक करें। यहाँ से वो फैजाबाद गया था, उन्होंने कहा जी जुमे के बाद आप आ जाएं उधर से रिपोर्ट लेकर। वो गया है, वहां पर हमारे वकीलों को और इंतजार के भाई को अंदर नहीं जाने दिया गया जहां पर कैमरे लगे हैं, और फिर खुद आकर बाहर जो है ना वो फैसल चौधरी साहब उनको। लेकिन पंजोता साहब देखिए, ये भी तो एक इल्जाम ही है ना सर, ये भी तो आपका खदशा है, बगैर सबूत के इल्जाम ही है ना सर। ये भी आपको भी पता है किधर है, आपको भी पता है किधर है। एक दिन का टाइम दिया जाए, हम कोशिश करेंगे कि उनकी बाजियाबी के लिए कुछ करें। इन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन आप देख लें कि मुल्क के अंदर जंगल का कानून राइज है, ना वकील ना कोई डॉक्टर, अच्छा, यहाँ पर कोई महफूज नहीं है। अच्छा, और उसके ऊपर खाली मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। ये सारी बारी बारी सबकी बारी आनी है, ये कल आपकी भी बारी आएगी। आप स्टैंड लें, आप खड़े हों, आप ये कहें कि ये अगवाकारियां बंद हों, किसी के ऊपर कोई मुकदमा है तो उसे उसके ऊपर मुकदमा, मुजम्मत तो वो कर रहे हैं सर। ठीक है पंजोता साहब, इंतहाई मशकूर सर। ठीक है, हमारे पास मजीद वक्त होता है, इस पर मजीद बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंजोता साहब, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे अमीर अब्बास साहब, आमिर इलियास राना साहब, उनसे पूछेंगे कि उनके तज्जियात क्या हैं, वो क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन तज्ज़िया निगार जनाब अमीर अब्बास साहब ने और सहाफ़ी तज्ज़िया निगार जनाब आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर इलियास राना साहब, सर तहरीक इंसाफ को मौलाना से उम्मीद थी, लगता है वो उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ बयानिए उन्होंने बनाए जिसका मैंने पहले जिक्र किया। उस बयानिए में ये बयानिया भी था कि मुल्क की मईशत ख़राब है, सिर्फ वही उसको बचा सकते हैं। ये बयानिया भी बनाया कि आवाम सड़कों पर निकल आएगी, आवाम भी सड़कों पर निकली लेकिन कुछ ना हो सका। अब कहा गया है कि खान साहब की जान को खतरा है। खैर ये बात तो पहले भी की जाती थी, लेकिन आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के लिए वो तमाम उम्मीदें जिसमें उनको लगता था कि वो शायद उस हुकूमत को घर भेज सकेंगे या हुकूमत के कम से कम कंटेन कर सकेंगे और दबाव में ला सकेंगे हुकूमत को, क्या वो उम्मीदें दम तोड़ गई? देखिए मैं आपको बताऊं, लोग तो निकले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सही। और उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जो खासतौर पे पंजाब से, कि पंजाब की क़यादत शुरू दिन से गायब है।
और वो क्यों गायब है, ये बात तो पीटीआई के लोगों को बतानी चाहिए कि अगर केपी में जो हुकूमत है या नहीं है, वहां पे तो मामला दुरुस्त थे और वहां पे भी वो सरकारी इंतजामात में लोगों को लेके चीफ मिनिस्टर 2-3 दफा आए हैं। पंजाब के अंदर चाहे गवर्नमेंट दूसरी हो, पॉलिटिकल पार्टियों ने तो अपनी करनी होती है। मरियम नवाज भी इसी तरह जबरो इस्तबदाद में थी, उनको भी तमाम मीडिया पे बैन किया गया था और वो सोशल मीडिया पे ही कैंपेन कर रही थी उस वक्त और जलसे जुलूस कर रही थी। जो मकबूलियत आज पीटीआई को है वो मुस्लिम लीग नून की जब क़यादत जेल में थी और फिर एग्जाइल में भी गई तो मरियम नवाज ने उसको निकल के लीड किया। आज हम हालात ये देखते हैं कि पंजाब की क़यादत ऐलान करती है और बार बार कहती है हमें बताएं हम बाहर आ जाएं कि ना आए, कभी आते हैं पलक झपकाते हैं भाग जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके वर्कर्स को खासा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि लीडर फ्रंट से जब लीड ना करें तो प्रॉब्लम होता है। अब जब अली अमीन गंडापुर लोगों को लाए और आके एकदम गायब हो गए तो उससे भी उनके वर्कर्स में बददिली तो जरूर फैली है। हाँ, जो हुकूमती जबर होता है उसका तो मुकाबला करने के लिए आप निकले ना, आप कौन से लड्डू लेने के लिए निकले? आप डी चौक जब लेकिन सर इसी पॉइंट पे कि हुकूमती जबर उस वक्त अगेन मरियम साहब पर भी हो रहा था, हालांकि वो आवाम में एंगेज कर रही थी खुद को, नून लीग पर भी हो रहा था, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दरवाजा फिर भी सर खुला हुआ था जहां पे शहबाज शरीफ या दीगर क़यादत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से एंगेज कर रही थी। मलिक अहमद साहब आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ, ये तमाम लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट में थे और यहाँ पे एक अवामी तहरीक भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो इनसे या तो कोई एंगेज होने को तैयार नहीं है या आपके पास खबर होगी अगर कोई एंगेज हुआ इनके साथ। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून के अंदर जिन लोगों के आपने नाम लिए, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब का, उनकी एंगेजमेंट कभी बंद नहीं हुई थी। बहुत सारे हमारे ही साफी दोस्त बता रहे हैं ना कि उनको तो पीएमशिप की ऑफर भी थी, लेकिन उस वक्त वो पीछे हट गए थे कि अपने भाई के अलावा नहीं जाएंगे। लेकिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ थे, ठीक है, उनके साथ तो कोई एंगेजमेंट नहीं थी। उन्होंने तो लड़ाई लड़ के अपना पॉलिटिकल फायदा लिया। तो जो पार्टी लड़ना चाहती है उसके ऊपर 100 दफा इतराज हो सकता है कि जी ये दोनों भाई थे, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे थे, फलां कर रहे थे, लेकिन अगर शहबाज शरीफ हिम्मत करते तो 2018 में पंजाब की गवर्नमेंट इनसे कोई ले नहीं सकता था, हमजा शहबाज वजीर आला बन सकते थे। मैं इसी नुक्ते को अमीर अब्बास साहब की तरफ लेकर जाता हूं और जो एक जिक्र इससे पहले हमने अमीर अब्बास साहब किया कि क्या तहरीके इंसाफ माजी में हुकूमत को दबाव में लाने में वो एक कामयाब हो पाई, नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई? और अब की बार एक बड़ा अच्छा कार्ड था उनके पास, वो था मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ, वो भी एंगेज हो गए हैं हुकूमत से और यू नेवर नो कि वो कब फ्लिप कर जाएं। तो क्या अब तहरीके इंसाफ के पास कोई ऐसा कार्ड है कि जिससे वो हुकूमत को कंटेन कर सके जो उसके अज़ाइम है? जी बहुत शुक्रिया अली हबीब साहब। देखिए, जहां तक तहरीके इंसाफ की कामयाबी का ताल्लुक है कि वो कामयाब हो पाई या नहीं, तो कामयाबी की डेफिनेशन बड़ी रिलेटिव डेफिनेशन होती है। सियासत प्योर साइंस नहीं है, सियासत सोशल साइंस है। जो मुजाहमती लीडर होता है ना, या जो मुजाहमती जमात होती है, उसने कोई किला फतह नहीं करना होता, कोई बगदाद जाके फतह नहीं करना। उन्होंने अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करनी है, जो भरपूर तरीके से ये जो हालिया एहतजाज, चाहे फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली से लेके लाहौर से लेके और आपके इस्लामाबाद के हालिया एहतजाज तक, जो भरपूर तरीके से पीटीआई ने किया। अब देखें, 3 दिन तक पूरी हुकूमती मशीनरी जाम कर दी उन्होंने, पूरा सिस्टम इन्होंने चोक कर दिया। 600 कंटेनर्स आपको लगाने पड़े सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर, 600 कंटेनर्स। आपको फौज तलब करना पड़ गई एससीओ से 10 दिन पहले, रेंजर्स तलब करना पड़ गई, पुलिस, एफसी। फिर कहा कि अभी भी काम नहीं बन पा रहा, तो फिर 1000 लोगों की कमक सिंध पुलिस से मंगवाई गई कि वहां से 1000 पुलिस एहलकार पहुंचे। उन्हें कहा गया 5000 शेल भी लेकर आओ कि हमारे पास शेल भी कम पड़ रहे हैं। फिर आपको पंजाब में फौज तलब करना पड़ गई, पंजाब में आपको दफा 144 लगाना पड़ गई। अगर अभी भी ये कामयाबी एक सियासी जमात की नहीं, आप कहते हैं अनारकी कामयाबी है इनके लिए, आप अनारकी को कामयाबी समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अगर ये अनारकी है तो फिर सबसे बड़ा अनारकिस्ट मैं बताऊं कौन था जी? दुनिया में सबसे बड़ा अनारकिस्ट था नेल्सन मंडेला। अली अहमद साहब, उसने अपनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जब वो मुजाहमत कर रहा था, वो गोरे साम्राज्य के सामने और सफेद फामो सुपर जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट है उनके खिलाफ मुजाहमत कर रहा था, अपने कालों के हुकूक के लिए। उसने एक मिलिटेंट विंग बनाया था। इमरान खान ने को मिलिटेंट विंग तो नहीं बनाया पीटीआई, लेकिन मंडेला के शाह साहब, मंडेला की टीम में अली अमीन गंडापुर भी तो नहीं थे ना सर?
जो उन्होंने की। ये बात तो देखो है ना अली, उसकी टीम में और बहुत सारे बुरे लोग होंगे भाई। क्या जो लीडर टीम बनाता है वो कोई टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करता है? इसी मुल्क से लोग आएंगे ना, इसी मुल्क से लोग आएंगे। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो लोग थे उनमें से बेशतर लोग छोड़ नहीं गए भुट्टो को? जब भुट्टो के ऊपर मुश्किल वक्त आया 1977 के बाद, जब नवाज शरीफ के ऊपर 12 अक्टूबर पे मुश्किल वक्त आया, मुझे खुद जावेद हाशमी साहब ने आज से 15 साल पहले ये बात बताई थी कि जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और मैं पार्टी का सदर बन गया, तो मैंने पंजाब में पार्टी इलेक्शन करवाना चाहा। मुझे लाहौर जो गढ़ था हमारा, मुझे लाहौर के जिला लाहौर के सदर के लिए कोई शख्स सामने नहीं आता था इलेक्शन लड़ने के लिए, इतना खौफदारी हो चुका हुआ था। ये ना करें, सियासी वर्कर्स की हौसला शिकनी ना करें, उनके जज्बात और उनकी हिम्मत और जिद्दोजहद जो वो 2.5 साल से इस वहशत, बर्बरियत, सफाकियत और फसाइयत का सामना कर रहे हैं। सर ये तो लोगों के शाह साहब ये तो पीटीआई की लीडरशिप खुद कर रही है ना सर। अब गंडापुर साहब को आपने या मैंने तो नहीं कहा कि वो गायब हो जाया करें जलसे के बीच में से, रैली के बीच में से गायब हो जाया करें। ये मशवरा ना आपने दिया या मैंने दिया, ये तो वो खुद ऐसी हरकतें करते हैं, उनका जो कारकुन है मुतनफिर हो जाता है इससे। देखिए, एक है अली अमीन गंडापुर, एक है आम दूसरा सियासी वर्कर। वो दूसरा सियासी वर्कर जिस तरह से चट्टान बन के और इमरान खान इस वक्त सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है पाकिस्तान की, इस वक्त पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप में, आई और यू और राणा साहब, वी मे लाइक हिम और नॉट, ही इज द ओनली फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एट द मोमेंट। वो मुजाहमत की अलामत है इस वक्त पाकिस्तान में। कल को जाके अगर वो कौम के साथ मुकर जाए, अपने उसूलों से फिर जाए, हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त वो वाहिद शख्स है। बाकी तो सारी आपकी सियासी जमातें जाके गोद में बैठ गई हैं। इस वक्त एक हाइब्रिड रिजीम सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें शायबा भी नहीं है किसी आइन, जमहूरियत और किसी इंसानी हुकूक का। सो आप उनकी रेजिस्टेंस को खुदा के लिए उनकी तहकीर ना करें। अगर नवाज शरीफ आज निकल के वोट को इज्जत दो के लिए जिद्दोजहद शुरू करे, मैं सबसे पहले आगे कहूंगा कि नवाज शरीफ इस वक्त सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया है। आज भुट्टो का नवासा जो सबसे बड़ा इस वक्त चैंपियन बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो लाई सिर्फ बदनीयती पर मबनी जा रही है, उसको ड्राइव कर रहा है, आज वो सामने और क्या है कि मैं जिस मुल्क में जो गैर आईनी काम हो रहे हैं मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। मैं सबसे बढ़ के कहूंगा कि ये इमरान खान से भी सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। चले शाह साहब सारे मुकर गए, फिर गए। आमिर इलियास राणा साहब, सर एक तो ये बताइएगा कि सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है इमरान खान साहब, ठीक है, ये शाह साहब का ओपिनियन है, बहुतों का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो टीम उस रेजिस्टेंस को लीड कर रही है इस वक्त इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान, आपको लगता है कि वो वाकई सिंसियर है इस कॉज से? देखिए टीम जो नहीं शाह साहब, ये राणा साहब से, शाह साहब सो सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ये राणा साहब से सवाल था। जी राणा साहब। जी राणा साहब। अच्छा देखिए, ये जो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है ना, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और सियासी जमातों को ऐसे होना चाहिए। ये जिसके खिलाफ निकले थे ना, कि जिस जनरल बाजवा ने मुझे निकाला है अमेरिका के कहने पे, उनके तलवे चाटने के लिए ऐवान सदर के बंद दरवाजों में क्यों जाते थे? उनको एक्सटेंशन की एक और ऑफर क्यों कर रहे थे कि इलेक्शन आप करा दें खुदारा? मतलब आज जो जुर्म किए इमरान खान ने बतौर वजीर आजम, वो सारे जुर्म उन्होंने गिनवा दिए कि ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस मैं था, और लेकिन मैं इतना नीचे लगा हुआ था कि हर काम आर्मी चीफ कराते थे मुझसे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरे से उन्होंने ही लगवा लिया। इतने बहादुर थे तो उस वक्त बोलते, उस वक्त तो कहते थे इससे बड़ा जमहूरियत का चैंपियन ही कोई नहीं है। ये जनाब लिबादे हैं सबके अपने अपने। वो आज भी जब बात करते हैं, कहीं ना कहीं जब भी गुफ्तगू होती है जेल के अंदर जर्नलिस्टों से, उनकी जो गुफ्तगू, मैसेज क्या है कि आर्मी मुझसे बात करे, मैंने उनसे बात करनी है। आर्मी कहती है हमने नहीं करनी बात, तुमने 9 मई वो आज भी चाहते हैं राणा साहब पब्लिकली माफी मांगो। मैं आज मतलब ये लास्ट टाइम जब उनको पता लगा तो सफे सलार जनरल आसिम मुनीर को कहा, और साथ ही कहा मुझे लगता है कि मुझे जो है ना ये ले जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। मतलब उस दिन सफे सलार बना लिया था ना, और उसके बाद फिर दोबारा ये जो 3 के वो इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे और आपके लिए और अमीर अब्बास साहब के लिए तो नहीं करते ना, कि 3 कौन लोग मिलके ये सारा कुछ कर रहे हैं। उसमें आर्मी चीफ को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत होप होती है तो वो रास्ता भी दे देते हैं, रास्ता निकालने की करते हैं। तो वो कौन सी जमहूरियत कुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं? वो खुद एक आमिराना तर्ज पे वजीर आजम रहे, उनको लोगों ने याद कराया। उनके लोग जो चाहते थे कि, मतलब आप फवाद चौधरी से पूछ रहे हैं ना, जब वो कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह पे ये केस गलत बन रहा है, तो वो कहते थे नहीं ये तो DGNF लेके आए हैं, फलाना लाया, शरियार अफरीदी कुरान पाक की कस्में देने लग गए थे कि मरना भी है और फलाना भी करना है। तो ये मतलब मैंने फवाद का नाम लिया जानबूझ के आपके सामने से। उन्होंने कैबिनेट में कहा था कि नहीं कहा था,
तो ये जब उस वक्त इस्तारा बने हुए थे जमहूरियत के चैंपियनशिप का, जो आज मुजाहिमत का अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन ये सब अपनी अपनी जात के लिए करते हैं ना। जब वक्त आता है अपॉर्चुनिटी उसी फौज से ढूंढते हैं। ये क्यों नहीं ढूंढते कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ, जिनको मैं अस्पताल में रख के, जिस जरदारी की जेल में इन्होंने सादिक संजरानी के लिए वोट लिए, उनसे जरा फारूक नाइक किस दिन बोलेंगे ना फोन किसने किसको किया था, और सादिक संजरानी को पीटीआई के वोट, पीपल्स पार्टी के वोट कैसे पड़ गए थे, जिसको ये कह रहे थे ये जमीर का वोट है। आज इन सबको जमीर पड़ा हुआ है कि जनाब ये 63 है। जब ओरिजिनल आइन में मौजूद था कि वोट दें और नाअहल हो जाए, तो सजा तो आइन बनाने वालों ने ये रखी थी ना। जब इनके पसंदीदा जज साहिबान ने पीटीआई की गवर्नमेंट को वापस लाने के लिए पंजाब में और अहमद शहबाज को खत्म करने के लिए फैसले किए थे, उस वक्त वो आइन बड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि वो इनकी हक में था। अब अगर वो दोबारा वापस असल पोजीशन पे आया तो सारों को रेजिस्टेंस नजर आ रही है कि जी काजी फायदे साहब पता नहीं क्या फैसले कर रहे हैं। भाई आइन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, अच्छा पसंद है या नहीं। अगर कोई गुफ्तगू करनी है तो सियासी जमातों से करने के लिए पॉलिटिकल, मैं इसी नुक्ते पे आता हूँ सामने आना पड़ेगा कि अगर गुफ्तगू करनी है तो सियासी जमातों से करें। लेकिन शाह साहब, ये जो नुक्ता उठाया राना साहब ने, मेरा सवाल भी अगला यही था आपसे कि अगर वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस का रिजल्ट भी यही निकालना चाहते हैं कि आए फौज हमसे बात करे, एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करे और हमसे मामला तय करे, इस रेजिस्टेंस का अंजाम या इस रेजिस्टेंस का रिजल्ट अगर ये है तो फिर इस रेजिस्टेंस को क्या नाम देंगे आप? जी बहुत अच्छा आमिर भाई ने नुक्ता उठाया। पहली बात तो ये कि जिस वक्त 2006-7 में पीपल्स पार्टी और नून लीग वापस आ रही थी और इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो इन्होंने क्या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं की थी? क्यों की थी? इसलिए तो नहीं की थी कि हमें पावर में लाएं, इसलिए की थी जो कि ऊपर एक डिक्टेटर बैठा था, वो डिक्टेटर निजाम को चोक कर चुका हुआ था, उसमें इन्होंने शिगाफ डालना था। शिगाफ डालने के लिए इन्होंने अमेरिका से भी बात की, कॉन्डोलीजा राइस से बात की, जनरल क्यानी से बात की। क्या इमरान खान आज ये बात करना चाहता है कि आप नवाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को धक्के देके बाहर निकाल दें और मुझे लाके प्राइम मिनिस्टर बना दें? अगर तो इमरान खान ये बात करे तो फिर जो राणा साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सारा को, फिर तो इमरान खान में और नवाज शरीफ में आज क्या फर्क रह जाएगा? जो नवाज शरीफ फॉर्म 47 की कुर्सी पे आके बैठ गया, फिर नवाज शरीफ और इमरान में क्या फर्क रहेगा? सो मैं तो नहीं होता ना कि मैं इमरान खान की या नवाज शरीफ की नीयत को जज करूं, मैं तो दोनों के किरदार को जज कर रहा हूं। मेरे सामने नवाज शरीफ का किरदार है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, बाद में एस्टैब्लिशमेंट से डील की, जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट से डील करके इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला। फरवरी 2008-24 का इलेक्शन, कायद आजम ने 1946 के इलेक्शन में अली हैदर साहब मुस्लिम लीग को कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना ईमानदारी से हारने को धांधली से जीतने पर तरजीह दूंगा। ये नवाज शरीफ के हलक से ये जीत उतर कैसे गई है यार? नवाज शरीफ ये कैसे तमगे या माथे पे मेहराब कैसे सजा के बैठ गए इस जाली जीत के? नहीं जानता नवाज शरीफ की जीत किसने दिलवाई? 45 को 47 में किसने बदला? ये नहीं पता नवाज शरीफ को। ये 14 सीटें कराची से कैसे छीनी गई ये नहीं पता। कराची डिफेंस में से पीपल्स पार्टी को कैसे जितवाया गया नहीं पता। ये नवाज शरीफ 40-45 साल की सियासत, नहीं पता नवाज शरीफ को कि इस मुल्क में कौन कैसे क्या हो रहा है, बेनिफिशरी बन के बैठ गए। तो आज नवाज शरीफ, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ कोई 2 नंबर माल है, मैं तो कह रहा हूं आज नवाज शरीफ खड़ा हो जाए ना भाई, वो ना खड़ा हो, अगर यार वो कॉम्प्रोमाइज कर दे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो मेरा क्या कसूर है? जो खड़ा हो गया मुझे क्या हो कि मैं ये भी ना कहूं कि वो क्यों खड़ा हुआ, मैं उसको कोसूं कि तुम क्यों खड़े हुए हो, उसको ना मैं पूछूं जो बैठ गया, जो बिल्कुल सेटलमेंट करके बैठ गया, जो बिलावल जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा, आज उसकी हुकूमत और पीडीएम 1 के दौर में जो जिस किस्म के फाशिज्म और 2 नंबर केसेस में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, मैं कहूं कि हाँ वो ठीक कर रहा है, जिनके साथ हो रहा है मैं उनको कोसूं कि तुम, हाँ तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये कोई बात नहीं है। जहां तक इमरान खान की बात जो राणा साहब ने की माजी की, इसमें कोई शक नहीं। और हम थे उस वक्त जिन्होंने कहा जनरल बाजवा को इमरान खान एक्सटेंशन दे के तुम इस मुल्क पर जुल्म करने जा रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम जालिम हो गए इमरान खान, तुम और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। हमने उस वक्त आवाज उठाई। जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ केसेस बनाए, हमने सवाल उस वक्त किया। उस वक्त नून लीग की तो इनकी तो बोलती बंद हुई, दुबक के बैठे हुए थे। मैंने उस मैंने उस वक्त कहा सर्विंग डीजी एएनएफ जो 2 स्टार मेजर जनरल होता है, हमने नाम लेकर कहा कि ये केसेस बना रहा है।
जिस वक्त यहाँ मोहसिन बेग हमारे साथी सहाफी को यहाँ इस्लामाबाद में मुराद सईद की वजह से FIA ने उठा के मारा, हमने कहा कि इमरान खान ये फसाइयत हो रही है, तो ये ना कहें जहां वो गलत थे हमने कहा, और उन्होंने एतराफ किया। आज PTI के लोग एतराफ करते हैं, बर्मन आके टीवी पर एतराफ करते हैं। सही गलतियां वक्त खत्म हो गया करना चाहते हैं, लेकिन मैं इंतहाई मशकूर हूं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जनाब राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन यहाँ वक्फा लेंगे। नाज़रीन, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सब तदबीरें उल्ट हो गईं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपाहज होकर रह गई। पाकिस्तान आज एक बार फिर होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से हार और बुरी तरह हारा है। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने मेजबान ग्रीन शर्ट्स को 1 इनिंग्स और 47 रन से बदतरीन शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर आउट हो गई और क्रिकेट की दुनिया में शर्मनाक तारीख रकम कर दी। क्रिकेट की 147 साल तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली टेस्ट टीम बन गई है जो पहली इनिंग्स में 500 रन बनाने के बावजूद 1 इनिंग्स से मैच हार गई। यही नहीं, 21वीं सदी में पहली मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ किसी टीम ने 800 से ज्यादा रन बनाए। 1976 के बाद यह दूसरा मौका है कि जब इंग्लैंड ने एशिया में कोई मैच इनिंग्स जीता है। तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड जो है वो रविंद्र सहगाप के पास था। उन्होंने 2007 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 278 गेंदों में ये रन बनाए, मगर बरतानवी बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने आज पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ही नहीं, कप्तान शान मसूद भी मुसलसल नाकाम कप्तान साबित हुए। उन्होंने मुसलसल 6 टेस्ट हारने का मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं का भाषण देकर चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज इंग्लैंड से ही इबरतनाक शिकस्त नहीं खाई। इस साल अगस्त सितंबर में बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा 2-0 से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 11 टेस्ट मैचों में से वो किसी एक टेस्ट मैच में भी होम ग्राउंड पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। इन 11 टेस्ट मैचेस में से 7 में शिकस्त और 4 ड्रॉ हुए। पाकिस्तान आखिरी बार फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट जीता था। तब से पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हत्ता के बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारा, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ हुई थी। टेस्ट मैच ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस साल जून में T20 वर्ल्ड कप में भी मुल्क की नाक कटवा दी और तो और पहली मर्तबा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली अमेरिकी क्रिकेट टीम से भी हार गई। नाज़रीन, जिस पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को तस्लीम करना पड़ा कि क्रिकेट टीम को छोटी नहीं भटला कि बांग्लादेश से शिकस्त के बाद उसकी रैंकिंग मजीद गिर गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की जानिब से जारी की गई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से होम सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद रैंकिंग में 6 से 8वें नंबर पर चली गई। टेस्ट रैंकिंग में इस वक्त पाकिस्तान के सिर्फ 76 रेटिंग पॉइंट्स हैं और ये 1965 के बाद कम तरीन रेटिंग पॉइंट्स हैं। यही नहीं, ICC T20 रैंकिंग भी सामने आ गई है और टॉप 3 बैटर्स में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों इनिंग्स की शिकस्त का मजा चखने वाले कप्तान शान मसूद की क़यादत में कौमी टीम अभी तक एक भी फतह हासिल नहीं कर सकी। उधर टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल शिकस्तों के सबब रेड बॉल टीम के कप्तान शान मसूद को क़यादत से हटाने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।